इसाक न्यूटन का नाम सबने सुना होगा। 1687 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई। मतलब वो जो बुक थी दैट वाज फिजिकिया मैथमेटिका। ये 1687 में जिन्होंने ये जो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, इन विच ही फॉर्मुलेटेड न्यूटन्स लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने फॉर्मुलेट किया। और न्यूटन्स लॉ में इन्होंने क्या बताया कि न्यूटन के 3 लॉ फॉर्मुलेट हुए, जिसमें फर्स्ट लॉ में इन्होंने बताया था कि अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। या फिर इसके अदर वे अराउंड, इफ द external force is applied on a body, the body will change its state of rest or motion। ये इन्होंने फर्स्ट लॉ में फॉर्मुलेट किया था। लेकिन जैसे ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया, उसने ये चीज क्लियर की कि ऐसा तो नहीं है कि अगर बहुत बड़ा मास की बॉडी है, ठीक है, और उसको हम उंगली से थोड़ी सी फोर्स से जो है हिलाना चाहे तो वो तो हिलेगी नहीं, राइट। तो हालांकि ये सच है कि कोई भी बॉडी के जो है ना इनर्शिया जो होता है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो नहीं तब तक हिल पाता है जब तक वो जो है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। इवन इफ वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। लेकिन वो फोर्स उसके प्रोपोर्शन के बराबर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट सेकंड लॉ स्टेट। ठीक है, सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है? सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या चीज है? मतलब कि एक बॉडी है बहुत बड़ी, उसका मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव भी कर रही है, वो मिलाकर जो है वो मोमेंटम होता है उसका। एक अगर ट्रक खड़ा है और आप ट्रक के साथ ऐसे स्टक होके खड़े हैं तो कुछ भी आपको असर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका मास तो है लेकिन उसके पास वेलोसिटी नहीं है अभी। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेज स्पीड से आ रही है तो आप उससे टकराओगे तो वो उड़ के चले जाएंगे, राइट। क्योंकि जितना बड़ा मास, जितनी उसकी वेलोसिटी, इनमें से एक भी प्रोपोर्शनली अगर ज्यादा है, मान लो छोटा सा कंकर भी ले लो लेकिन आप बहुत तेजी से उसको फेंक रहे हैं तो उसका तब भी उसका मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा मास है, वो बहुत स्लो चल रहा है तो भी उसका मोमेंटम कम है। लेकिन अगर दोनों ही चीजें ज्यादा है, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें उसको रोकने के लिए फोर्स भी उतनी ही चाहिए। मान लो अगर हमको दीवार को गिराना है तो दीवार को गिराने के लिए आपको किसी बड़ी फोर्स जैसी भी टाइप की फोर्स चाहिए, तो हम उंगली से नहीं हिला सकते हैं। तो सेकंड लॉ मैथमेटिकली तभी स्टेट करता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन है इसका कि मास, एक्सेलरेशन और फोर्स के कॉम्बिनेशन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी कुछ ऐसा ही है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो लेकिन इसको भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही स्टेट करता है, इसीलिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। जैसे मान लो आपने यहां से कोई चीज फेंकी, बॉल फेंकी, उस स्फेरिकल है, उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसमें इस टाइप का है कि वो दीवार से जिस फोर्स से फेंकोगे उसी फोर्स से वापस आ जाएगी, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। आप हट जाओ तो पीछे भी चली जाएगी, ठीक है। अब आप जो है ना कोई मड उठाओ या आपने डंग उठा दिया, काव डंग, गोबर, और आप दीवार पे फेंकोगे, वो गीला है तो चिपक जाएगा, क्योंकि उसका इनर्शिया इस टाइप का है, राइट। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होनी चाहिए किसी स्टफ की। तो इसीलिए सिंपली अगर हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या स्टेट किया कि अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। लेट्स से आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लिए, बाह्य बल आपने लगा लिया है, तो उस बल से ये भी तो डिपेंड करता है कि वो चीज जो है इफेक्ट कर भी रही है।
तो इसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने फिर क्या कहा कि फोर्स, ऑफ कोर्स फोर्स लगाएंगे तो चीज चल रही है तो रुकेगी, रुकी हुई है तो चलेगी, लेकिन वो फोर्स है प्रोपोर्शन में या नहीं। अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो ये तब भी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन एज वेल। अब इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया एकदम जो है हमें कैसे लगता है जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो मेंशन किया गया है कि बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। व्हाई? आप क्या कैसे स्टेट करोगे इनर्शिया को? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब अंदर का गुण दोष ऐसा है कि उसके वो हिल ही नहीं सकता जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हम कैसे उठ जाते हैं एकदम से, हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं क्या? हमने भी लेसन मोड जो है अर्थ का सहारा लेके हम उठे हैं, जो हमारे अंदर जो लाइव सेल्स हैं जो हमारे अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स से, उनकी फोर्स से हम उठे, दैट वाज आवर इनर्शिया, वो हमारा इनर्शिया था, ठीक है। एक टेबल है, एक चेयर है, एक ये है पीछे, ये तो नहीं हिल पाएंगे ना जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे इसकी, क्योंकि एनर्जी तो सब में है, जब एनर्जी है तभी तो ये कॉन्स्टिट्यूट है इसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स इनमें तभी तो बनी हुई है, तभी तो ये ऐसे जकड़े हुए हैं। इसकी जो रिजिडिटी, ये कितना ठोस है कितना कैसा है, ये ऑल इज ड्यू टू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन होती है। तो एक बॉडी के अंदर भी जो है कितनी उसके पार्टिकल्स भी, एक बॉडी है तो उसके पार्टिकल्स के अंदर जो है कितनी एनर्जी है टू होल्ड ईच अदर, उसके हिसाब से उसकी रिजिडिटी डिसाइड हो जाएगी, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन ईसा की ये इंफॉर्मेशन है, और अगली जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैं किसी और आइंस्टाइन के बारे में बता दूंगा आपको कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है आइंस्टाइन की। तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।